राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारी आज की हिंदी की क्लास में, जहां हमने अर्श से फर्श तक का सफ़र शुरू करने की ठान ली है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो स्वर हैं, स्वरों को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया था, स्वर हमारा ख़त्म हो चुका था और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन। और व्यंजन के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना शुरू करते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन को कैसे बांटा गया है, व्यंजन का पूरा A to Z हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्यंजन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि व्यंजन होते क्या हैं। जब हमने शुरू में क्लास शुरू करी थी तभी हमने बताया था कि स्वर और व्यंजन की डिफिनीशन बताई गई थी कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। चलिए फिर से समझ लेते हैं। जो हमारे व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर तो हमारा स्वतंत्र होता है लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन स्वतंत्र क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और जब भी आप किसी का सहारा ले लेते हैं, जब भी आप किसी का मतलब थोड़ा सा कर्ज ले लिया आपने, तो आप उसके ऋणी हो गए, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप किसी के ऋणी हैं। ठीक उसी तरीके से व्यंजन क्या है, स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसलिए व्यंजन क्या है, स्वर के अधीन है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है। उसके बाद अब देख लेते हैं हमारा जो व्यंजन का वर्गीकरण होता है, व्यंजन का विभाजन जो होता है वो होता है उच्चारण के आधार पर। हमारे जो व्यंजन होते हैं उच्चारण के आधार पर, पहले हम किस में बांटेंगे इसको, उच्चारण के आधार पर व्यंजन को समझेंगे। ठीक है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, फा वर्ग। तो ये हमारे कितने 25 जो व्यंजन होते हैं इनको उच्चारण के आधार पर रखा गया है। तो हम चलिए पहले पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो व्यंजन होते हैं 25 के 25, उसमें और चीज़ें क्या होती हैं, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए जो हमारा पहला वर्ग होता है, पहले हम लिख लेते हैं हमारे जो 25 व्यंजन होते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, चा, छा, जा, झा और ञा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये हमारे क्या होते हैं, 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। यही 25 हमारे क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं। देख लिया आप, 5 5 5 5 5 पचम 25। अब देखिए ये जो, अब वैसे तो हमसे कुछ भी बोला जाए कि आप बोलते कहाँ से, तो भाई हम मुंह से बोलते हैं। आवाज़ कहाँ निकलती है, हमारे गले से निकलती है। लेकिन ये जो व्यंजन होते हैं अलग अलग, ये कहाँ से निकलते हैं, मतलब किसकी सहायता से। हमारे मुंह में सिर्फ मुंह का बोल दिया, जैसे हमने बोल दिया कि हमारा परिवार, अब परिवार के अंदर हमारे कितने सदस्य हैं वो तो हमने नहीं बताया ना। तो उसी तरीके से हमने मुंह तो बोल दिया, लेकिन मुंह के अंदर भी हमारी जीभ है, तालू है, मूर्धा है, दांत है, ओठ है। किसकी सहायता से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये जो 25 होते हैं ये हमारा किस में आता है, का वर्ग में आता है। इसे बोलते हैं हम का वर्ग। ठीक है, और यही जो हमारा 5 का वर्ग होता है ये किसकी सहायता से बोला जाता है, हम ये देखते हैं। ये किसकी सहायता से बोला जाता है, कंठ। ये बोला जाता है कंठ। ये हमारे कहाँ से, यहाँ से आती है आवाज़ इसकी। उसके बाद ये होता है हमारा चा वर्ग। अब जो चा वर्ग होता है ये कहाँ, आप बोलने की कोशिश कीजिए, चा चा चा, कहाँ लग रहा है, चा कहाँ आ रहा है भाई आपके, ये तालू से लगने की कोशिश कर रहा है, तालू। उसके बाद हमारा आता है टा वर्ग। टा वर्ग में हमारा क्या होता है, टा वर्ग के जो भी 5 अक्षर होते हैं ये कहाँ से बोले, आप बोलने की कोशिश करिए, टा टा टा, कहाँ से लग रहा है, मूर्धा से। बाद क्या होता है, हमारे जो ता, था, दा, धा, ना होते हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं, ता
ता, देख लें दांत में टच हो रही है जीभ आपकी ना, तो कहाँ से होगा, ये दंत से होगा। उसके बाद पा फा बा, ये तो आप ओठ इसमें इस्तेमाल ही हो रहा है, ये किससे होता है, ओष्ठ से। अब देखिए हम समझने की कोशिश, टा, फिर ये क्या हो गया, ता वर्ग में आ गया, ता वर्ग, और ये पा वर्ग, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि ये कहाँ से बोला जाता है, ये कहाँ से बोला जाता है, ये लेकिन ये क्या है, क्या हमें ज़रूरी है कि हमेशा ये याद रहे, नहीं याद रहता ना। तो हम चलिए कोशिश करते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। पहले देख लेते हैं इसे क्या बोला जाता है, उसके बाद हम इसे समझेंगे, ठीक है। ये जो हमारे 25 होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। और इन्हीं 25 को क्या, जो यही 25 है, इन्हीं को और क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे, हमारा कितना होता है, 25। 25 कितने होते हैं हमारे स्पर्श, ये जो 25 व्यंजन है, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए होता क्या है कि जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं, तो हम नीचे से शुरू करते हैं। हमें घर बनाना है तो हम पहले नींव बनाएंगे, ना कि पहले छत ला के रखेंगे। तो ठीक उसी तरीके से जब हमने ये बोलना शुरू किया, तो हम देखते हैं कि किसकी आवाज़ कहाँ से निकलती है और कहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमारा इसको याद हो जाए ना। मतलब ऐसे तो रटने से तो याद नहीं होता, क्योंकि आप जब तक चीज़ों को समझते नहीं हैं, आपको वो याद नहीं होता। क्षण भर के लिए याद करना और बात है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए, या फिर ये समझिए कि पेपर तक याद करना अलग बात है। तो चलिए अगर हम समझ लेते हैं चीज़ों को, वो उसकी बारीकी को समझ लेते हैं, तो हम अगर एक बार भूल भी जाएं तो थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के हम उसे याद कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले ना थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी कोशिश है कि कुछ अच्छा, मतलब ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए जब हम बोलते हैं तो ये क्या होता है, हमारा गला होता है, ये क्या होता है, हमारा कंठ, ओ सॉरी, कंठ। तो कंठ से क्या निकलता है, हमारा का वर्ग। देखिए नीचे से कोशिश कर रहे हैं हम, यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, कंठ से क्या होता है, का वर्ग। और कंठ के जस्ट ऊपर आके क्या होता है, यहाँ पे होता है काकल्य। लेकिन इसे हमें नहीं याद करना है, इसे छोड़ देना है। मतलब हम समझ लेते हैं कि कंठ के ऊपर कभी भी पूछ लिया जाए कि कंठ के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, काकल्य कहा जाता है। उसके जस्ट ऊपर अब जब हम इधर आते हैं तो हमारा क्या आता है, तालु आता है। क्या आता है, तालु। कंठ के जस्ट ऊपर क्या आता है, तालु आता है ना, तालु। उसके बाद अब देखिए जब तालु आ गया, तालु के आगे जस्ट आएंगे तो हमारा क्या आता है, मूर्धा आता है। कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ होता है ना, यहाँ पे मुंह में ऐसा फील करेंगे तो होता है मूर्धा। तालु होता है जो ऊपर होता है, जब कुछ कोई शब्द, जैसे तालु में हमारा कौन सा है, चा। अब चा बोलिए तो आपकी जीभ देखिए ऊपर जाके टच कर रही होगी, चा चा, ऊपर जो ऐसे ऐसे छत की तरह बना होता है ना, वहाँ पे टच करती है। और मूर्धा क्या होता है, जैसे हम टा बोलिए, टा, आपकी जीभ थोड़ा फोल्ड होके तब जाके टच कर रही होगी, टा टा टा, आपके दांत के ऐसे ऊपर साइड में। तो वो जगह क्या होती है, मूर्धा होती है। उसके बाद हमारा आता है दंत। अब दंत मूर्धा के जब आगे आने की कोशिश करेंगे, मूर्धा के आगे क्या होता है, हमारा दांत ही तो होता है भाई। यहाँ कुछ ऐसे दांत होते हैं, तो ये क्या हो गया, दंत हो गया। और बाहर आप देख ही रहे हैं, ये हमारे होठ होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ओष्ठ। ठीक है, तो अब देखिए आप पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। नीचे से ऊपर की ओर जाना है और ऐसे सेट कर देना है। इसमें आपको का चाहिए, तो बचपन से पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है कि कहाँ से कहाँ तक पा तक आएगा। उसके बाद हमारा 25 वर्गीय व्यंजन होते ही हम क्या करेंगे, नीचे से कोशिश करेंगे। कंठ, कंठ के ऊपर काकल्य, काकल्य के ऊपर तालु, तालु के जस्ट आगे मूर्धा, मूर्धा के जस्ट आगे दांत, दांत के जस्ट आगे हमारा ओठ। ठीक है ना। तो ऐसे अगर हम याद करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से जो 25 वर्ग होते हैं कौन कहाँ से बोले जाते हैं।
अब देखिए 25 वर्गीय व्यंजन के बाद अब हमारा बचता क्या है। अब देखिए हमारा जो ये होता है या, रा, ला और वा, रा, ला, वा, ये हमारा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। ये क्या होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अब इन्हीं अंतस्थ व्यंजन को आप देखिए क्या, किसे क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। इनको क्या कहा जा रहा है, लावा को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और जो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन्हीं को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। इन चारों को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। और ये जो आपका या और वा होता है, या और वा को हिंदी में अर्धस्वर कहा जाता है। हिंदी में अगर पूछ ले हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2 होती है। या और वा को क्या कहा जाता है, हिंदी में अर्धस्वर कहा जाता है। और इन चारों को संस्कृत में अर्धस्वर का, संस्कृत में चारों को अर्धस्वर कहा जाता है, जबकि हिंदी में किसको, या और वा को कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे शा, खा और शा, सॉरी, शा, खा, शा, हा, ये क्या होते हैं, हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये कौन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। शाखा, शाहा को क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। और ये भी पूछ सकता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, हमारे 4 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन को कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। आप लोगों ने एक सुना होगा कि आगत स्वर किसे कहते हैं, या आगत स्वरों की संख्या क्या होती है, आगत स्वर क्या होते हैं। आगत स्वर होता है, ये तो वैसे बता, आने वाला जो होता है वो होता है आगत। अब आप लोगों ने कई शब्दों में ऐसा कुछ लिखा देखा होगा, कुछ ऐसा, जैसे हम देखते हैं डॉक्टर, ठीक है, और होता है हमारा कॉलेज, और क्या हो गया, नॉलेज। ये जो लगा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। इसे याद रखिएगा आप लोग, आगत स्वर। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्यंजन अभी और है, हम व्यंजन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और हाँ, चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी इससे लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को वही वीडियो ला सकूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।